नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका फिर बहुत तहे दिल से स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के शो में। देखते हैं आज हम करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसा कि आज हमने देखा कि शिंजो अबे साहब की जो है बहुत एक गोली लगने के कारण दर्दनाक जो है उनकी मौत हो चुकी है। ठीक है, अभी हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिला है। तो काफ़ी आपके प्राइम मिनिस्टर थे काफ़ी दिनों से, और वो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपके जापान के अभी हाल ही में फ्यूमियो किशिदा जो है आपके जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर जापान की बात करेंगे तो जापान में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ आपकी डेमोक्रेसी प्रेजेंट रहती है, जैसी आपकी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको आपके यूके यानी ब्रिटेन में भी देखने को मिलती है। चलिए इसी के साथ आज हम अपने करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो शुरू करते हैं। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखते हैं। तो बोरिस जॉनसन रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल ड्रामा एंड्स इन ब्रिटेन। तो बोरिस जॉनसन साहब जो प्राइम मिनिस्टर आपके ब्रिटेन के थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनकी ही पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, तो इनको रिजाइन करना पड़ा। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का जो पूरा नाम है उसका नाम आपको देखना है कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी। अगर हम बात करेंगे यूके यानी ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की, तो यहां पे दो पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। एक है लेबर पार्टी। कौन सी है? लेबर पार्टी, और आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे वाई पार्टी सिस्टम यानी दो दलीय व्यवस्था है। साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो आपकी ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है? तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है हमें वहां पे। कैसा? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में आपकी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी गणतांत्रिक लोकतंत्र मिलता है। और अगर बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की तो वो हमें वहां पे राजतांत्रिक लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? राजतांत्रिक लोकतंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। राजतांत्रिक लोकतंत्र देखने को मिलता है। और अगर बात करेंगे तो यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपका यूज होता है। यहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं यूज होता है, यानी संसदीय व्यवस्था यूज होती है आपकी यूके के अंदर। यहां पे आपकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पे जो संसदीय व्यवस्था यूज होती है, तो संसदीय व्यवस्था भारत में भी यूज होती है। जैसी आपकी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में यूज होती है वैसी ही भारत में यूज होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था से प्रभावित करके बनाई गई है, या यह भी पूछा जाता है हमारी संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से ली गई है। तो आपका उत्तर होना चाहिए इंग्लैंड या यूके या ब्रिटेन। यही आपके तीनों जो है इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो अगर संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री यानी संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे तो संसदीय व्यवस्था में जो आपका हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्र का प्रमुख। वो राष्ट्र का प्रमुख जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? नाम मात्र का। तो हमारे यहां जो राष्ट्रपति होता है उसे ही बोलते हैं राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का मुखिया। तो वो नाम मात्र का, रबर स्टाम्प। राष्ट्रपति क्या होता है? रबर स्टाम्प। लेकिन अगर हम बात करेंगे सरकार का मुखिया, किसकी बात करेंगे? सरकार का मुखिया या सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख। अगर सरकार के प्रमुख की यहां पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। वो आपके रियल हेड, वास्तविक शासक। अगर बात करेंगे संसदीय व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था में? संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शासक की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो कि आपका राष्ट्रपति है, वो एक नाम मात्र का राष्ट्र का प्रमुख कहा जाता है या नाम मात्र का शासक कहा जाता है। एक बात और यहां से पॉइंट आउट करके देखनी है आपको कि जो आपकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। क्या है? वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट। क्या है? वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट। तो कभी कभी भारत की संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोल दिया जाता है। क्या? भारत की संसदीय व्यवस्था को
मिंस्टर मॉडल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल भी आपका क्या कर दिया जाता है? बोल दिया जाता है। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं। और अगर हम देखेंगे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसमें कितने सदन है, तो 2 सदन, द्विसदनीय पार्लियामेंट है। जैसे कि हमारे भी कितने सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन है। ऐसे ही ब्रिटेन में भी आपके 2 सदन है। एक बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक बोला जाता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक बोला जाता है हाउस ऑफ, क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोला जाता है भाई? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो 2 वहां पे भी आपके 2 सदन हैं, जैसे हमारे राज्यसभा एवं लोकसभा हैं। आई थिंक इतनी आपको नॉलेज यहां से याद रखनी चाहिए। और अगर बात करेंगे वहां पे राजतांत्रिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक लोकतंत्र है, तो राजा कौन है या रानी कौन है वहां पे, तो याद रखना इस समय आपकी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है वहां की रानी है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जो कि कब बैठी थी गद्दी पे, तो 1952। सही उत्तर क्या होगा? 1952 में वो है, उन्होंने जो है गद्दी अपनी संभाली थी 1952 में, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने, रानी या राजा। चलिए, आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और यहां से आप नोट ये भी कर सकते हैं साथ में कि जब हम आजाद हुए थे, जब हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे। इंडिया जब आपका आजाद हुआ था 1947 में, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो क्लीमेंट एटली इज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस, हमारे आजाद होने के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। कौन भाई? क्लीमेंट एटली। ठीक, क्लीमेंट एटली। अगर पूछा जाए जो ये क्लीमेंट एटली थे वो आपके किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो याद रखना है क्लीमेंट एटली साहब आपके लेबर पार्टी से। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लेबर पार्टी से। अभी अगर हम बात करेंगे तो किस पार्टी के जो आपके बोरिस जॉनसन साहब हैं किस पार्टी से हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। डुअल पार्टी सिस्टम यहां पे आपका यूज होता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इन बाली मीटिंग विद बांग जयशंकर रेजिज एलएसी इशू। तो बाली में जो मीटिंग हो रही थी उसी में मीटिंग आपके जयशंकर साहब जो आपके जो है विदेश मंत्री हैं, साथ में वांग जो आपके कहां के विदेश मंत्री हैं, ये आपके काउंटर पार्ट हैं इनके ही, मतलब विदेश मंत्री हैं ये चाइना के। ठीक है, वांग आपके चाइना के विदेश मंत्री और जयशंकर प्रसाद आपके कहां के विदेश मंत्री? भारत के विदेश मंत्री। इन दोनों ने आपस में वार्ता की और इन्होंने कहा जो LAC यानी किसके? लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो भी दिक्कतें हैं, किसके? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नोटिस किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कोई भी जो भी गलवान घाटी आपने देखा, आपने गलवान घाटी पे देखा कि कितने 20 सोल्जर्स भारत के जो है मारे गए, है ना। तो इस तरह की जो घटना है ये घटना ना हो, इसलिए इन्होंने दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया? समझौता किया कि ऐसा करो, सारे के सारे जो भी दिक्कतें हैं उन्हें सॉल्व करो, बैठ के हम लोग बैठ के इनको सॉल्व करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए गलवान वैली, गलवान घाटी कहां पे स्थित है, क्या पूछा जाए? गलवान घाटी जो है आपकी वो कहां पे स्थित है, तो याद रखना लद्दाख। कहां पे? लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। गलवान घाटी में एक गलवान रिवर, गलवान नदी भी आती है। क्या आती है? गलवान नदी। ये अगर क्षेत्र हम आपसे बताएं कि गलवान घाटी का क्षेत्र कहां पे आता है, तो अगर मैं आपका जम्मू कश्मीर का नक्शा बना दूं यहां पे, तो आपको एक क्षेत्र यहां पे देखने को मिलेगा, ये वाला। इस क्षेत्र को बोला जाता है अक्साई चिन्ह। क्या बोला जाता है? अक्साई चिन्ह। तो अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? गलवान नदी मिलेगी। तो गलवान नदी के पास ही आपकी यहां पे गलवान घाटी भी है। तो गलवान नदी आपके अक्साई चिन्ह वाले पार्ट में आती है। और अक्साई चिन्ह की अगर बात करेंगे तो 1962 में जो हमारा युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था? चाइना के साथ युद्ध हुआ था। उसी में अक्साई चिन्ह जो पार्ट है लद्दाख का, वो चाइना ने हमसे जीत लिया था और उसी के कंट्रोल में अक्साई चिन्ह वाला पार्ट अभी भी आता है। उसी में आपकी गलवान
गलवान नदी आती है, और गलवान नदी अक्साई चिन वाले पार्ट में आती है जो कि चाइना के कंट्रोल में है। इसी के पास एक और नदी है, हो सकता है उसका नाम आपसे पूछ लिया जाए, श्योक रिवर। कौन सी रिवर? श्योक रिवर, यानी श्योक नदी। श्योक नदी ये आपकी भारत के लद्दाख वाले रीजन में आती है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। श्योक रिवर जो है इंडिया की एलएसी जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इधर वाली एरिया में जो है श्योक नदी आती है और उधर वाले एरिया में आपकी गलवान नदी आती है। अक्साई चिन 1962 में जीता हुआ किसके पास ये पार्ट गया? ये आपके चाइना के पास पार्ट जाता है। इसमें देखो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की भी गलती नहीं है, गलती है अंग्रेजों की। क्यों ये लड़ाई होती रहती है? यहां पे इस अक्साई चिन वाले पार्ट में लड़ाई हो रही है। अगर यहां पे बात करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा और नक्शा बना दूं तो इतना ये वाला पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, यहां भी लड़ाई हो रही है, और बीच वाले पार्ट में सिक्किम के पास में जो डोकलाम, आपने सुना होगा डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम कब हुआ था? डोकलाम पूछा जाए तो 2017 में हुआ था। गलवान कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। ठीक है, तो डोकलाम विवाद जो हुआ था आपका वो सिक्किम के पास हुआ था। यानी 3 जगह दिक्कतें हैं चाइना के साथ। एक तो सिक्किम के पास डोकलाम में, ये छोटी सी है। ईस्ट में जो है ये अरुणाचल प्रदेश का काफी क्षेत्र है उसके पास, तो वहां पे दिक्कत है। यहां पे अक्साई चिन वाले क्षेत्र में दिक्कत है। तो अक्साई चिन वाले क्षेत्र में इसलिए दिक्कत है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने 2 लाइनें बनाई थी। जो अंग्रेज आपके थे उन्होंने 2 लाइनें बनाई थी, और एक लाइन में अक्साई चिन को चाइना का भाग बता दिया गया और एक लाइन में अक्साई चिन को भारत का भाग बता दिया गया। तो 2 लाइनें वो कौन सी थी याद रखना, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन ये 1865 में बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत पे। और दूसरी है आपकी मैकडोनल्ड लाइन। कौन सी? मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन जो है ये आपकी 1893 में बनाई गई। तो जो मैकडोनल्ड लाइन है इसके आधार पे जो अक्साई चिन है वो चाइना का पार्ट रहता है, और जो आपकी जॉनसन लाइन है, जॉनसन लाइन, इसे पूरा करेंगे, जॉनसन लाइन है, इसके आधार पे जो आपका पार्ट है अक्साई चिन वो किसका भाग है? तो ये भाग है इंडिया का। इसलिए चाइना और इंडिया दोनों दावा करते हैं जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन के आधार पे अक्साई चिन का। तो इस तरह ये लड़ाई आगे बढ़ती जाती है। बीच में बात करेंगे तो जो डोकलाम का मसला है वो छोटा सा ही मसला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आगे देखेंगे अगर यहां पे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के अगर क्षेत्र में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपको चाइना और भारत के बीच में जो लाइन देखने को मिलती है वो लाइन देखने को कौन सी मिलती है? तो याद रखना मैकमोहन लाइन। कौन सी? मैकमोहन। ठीक है, कौन सी लाइन देखने को मिलती है? मैकमाहोन। मैकमोहन, मैकमाहोन। ए और मोहन नहीं होगा, माहोन होगा, माहोन। मैकमाहोन लाइन जो है देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में चाइना और भारत के बीच में। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। डोकलाम का विवाद 2017 में, गलवान का विवाद आपका 2020 में आपका हुआ था। चलिए अगले जो है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ गेट्स नोट फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। यानी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब के द्वारा जो है फंड लिया जा रहा है या फंड मिल रहा है इनको। कहां से? वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से जो है फंड मिल रहा है। कितना फंड मिल रहा है? तो 300 मिलियन फंड जो है, कितना फंड मिल रहा है इनको? 300 मिलियन फंड, 300 मिलियन डॉलर फंड आपका इनको मिल रहा है। कहां से? तो वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। अब आप कहेंगे क्या सर कोई भी राज्य किसी संस्था से फंड ले सकता है बिना सेंटर की अनुमति के? तो उत्तर होगा नहीं ले सकता। इसीलिए सेंटर गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेंटर यानी केंद्र सरकार ने दे दिया है कि हां आप 300 मिलियन डॉलर फंड कहां से ले सकते हो? वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो। किसे? छत्तीसगढ़ को। अब आपसे पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में यह चीज लिखी है, कौन से अनुच्छेद में लिखी है कि जो है आपका फंड ले लिया जाएगा किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा किसी से भी फंड लिया जा सकता है, या आपकी केंद्र सरकार किसी से भी फंड ले सकती है। यह हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 293 अनुच्छेद संविधान का बोरोइंग
से संबंधित है। किससे? बोरोइंग से, यानी उधार लेने से संबंधित है। यहां पे उधार नहीं लिया जा रहा है, याद रखना यहां पे आपका फंड है। ठीक, चलिए इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक जो है आपका कौन सा? वर्ल्ड बैंक जो है आपका, इसी के साथ एक और संस्था जो है उत्पन्न हुई थी, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों की स्थापना 1945 है और इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स संस्थान के नाम से जाना जाता है। कौन से संस्थान? ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी इन्हें ब्रिटेन वुड्स की बहनें, ब्रिटेन वुड्स की बहनें, क्योंकि इनकी स्थापना तब हुई थी जब ब्रिटेन वुड्स नामक एक सिटी है अमेरिका में, उसमें क्या हुआ था? उसमें आपका एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की क्या हुई थी? स्थापना। अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आपको हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछे जाएं तो याद रखना है वॉशिंगटन डीसी इज द आंसर। वॉशिंगटन डीसी में, जो कि आपकी अमेरिका की भी क्या है? कैपिटल है, यानी राजधानी है, उसमें इन दोनों के मुख्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक में जो है अभी इसके जो आपके हेड हैं वो डेविड मालपास हैं, ये याद रखना है, डेविड मालपास इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक, इतनी जानकारी आपको अपने साथ रखनी ही चाहिए। ठीक, चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगली न्यूज के बारे में। एथलीट्स एम फॉर देयर बेस्ट हॉल टिकट। तो एथलीट्स जो है आपके जा रहे हैं, उनका जो है अभिवादन किया जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं? एक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है बर्मिंघम में, जो कि आपका कहां आता है? आपका इंग्लैंड में आता है। तो कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे एथलीट्स जा रहे हैं, जो कि 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम आपका होने वाला है। कहां पे? तो बर्मिंघम में। एक कॉमनवेल्थ गेम को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फ्रेंडली गेम्स। क्या नाम है? फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी कॉमनवेल्थ गेम्स को जाना जाता है। कौन से गेम्स? तो याद रखना फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी कॉमनवेल्थ गेम्स को जाना जाता है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम की सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1930 में, 1930 में। याद रखना है इसमें भाग लेने वाले कौन से देश होते हैं? तो कॉमनवेल्थ नेशंस। कौन से? कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है, ये इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। भाग लेने वाले क्या हैं? देश हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कॉमनवेल्थ गेम कितने साल के गैप में जो है आयोजित किया जाता है, तो 4 इयर्स का गैप होता है। और याद रखना इवन ईयर से चलती हैं। अभी कौन सी वर्ष में होने वाला है? 2022 में। तो अगला कॉमनवेल्थ कब होगा? 2026 में। पिछला कॉमनवेल्थ कब हुआ होगा? तो याद रखना है आपको, कब हुआ होगा? 2018 में। अगर बात करेंगे 2022 में कहां पे होने वाला है, तो बर्मिंघम में। ठीक, कहां होने वाला है? तो बर्मिंघम में होने वाला है। और अगर आपसे पूछा जाएगा 2018 और 2026, तो 2026 की बात करेंगे तो ये विक्टोरिया में होने वाला है। कहां होने वाला है? विक्टोरिया में, जो कि आपका कहां आता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। और 2018 का कहां हुआ था? तो ये भी याद रखना गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि आपका कहां आता है? गोल्ड कोस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आता है। तो आप पूछेंगे क्या सर कभी भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं? तो हां बिल्कुल हुए हैं, 2010 में हुए थे। कहां पे? दिल्ली के अंदर हुए थे। दिल्ली के अंदर इनका आयोजन हुआ था। तो याद रखना है जो आपकी इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उसने कहा है 20 लाख का हर उस व्यक्ति को 20 लाख का प्राइज दिया जाएगा जो गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। हर उस व्यक्ति को 10 लाख का प्राइज दिया जाएगा जो सिल्वर मेडल लेके आएगा। हर उस व्यक्ति को 7.5 लाख का प्राइज दिया जाएगा जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा। कहां से? कॉमनवेल्थ गेम से। कहां पे आयोजन है? बर्मिंघम, जो कि आपका इंग्लैंड के अंदर आता है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगली
चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा, अब हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या देना है, क्वेश्चंस में जो है आपको आंसर प्रोवाइड करना है इन क्वेश्चंस का। बताइएगा, वाई हुम इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट इनॉग्रेटेड, किसके द्वारा भारत में पहली बार हो रहा है पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। मनसुख एल मंडविया द्वारा, श्री परसोत्तम रूपाला जी द्वारा, नितिन गडकरी साहब द्वारा या अनुराग ठाकुर जी द्वारा। तो नितिन गडकरी की अगर बात करेंगे तो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं आपके, कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, क्या हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। कौन से, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है आपके, नितिन गडकरी साहब हैं। अनुराग ठाकुर साहब की बात करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, ठीक। अगर श्री परसोत्तम रूपाला जी की बात करेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। और अगर श्री परसोत्तम रूपाला साहब की बात करेंगे तो ये यूनियन मिनिस्टर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रोडक्ट्स के हैं। फिशरीज, कौन से, फिशरीज, अच्छा नहीं, तो फिशरीज आपके एनिमल हस्बेंड्री के बाद डेयरिंग प्रोडक्ट्स, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रोडक्ट्स के क्या हैं आपके, ये आपके मंत्री, इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। इनके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जाए इस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो याद रखना दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि एक इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके द्वारा इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी ICFA, इसके द्वारा जो है इसका आयोजन कराया गया है। किसका आयोजन कराया गया है, एनिमल हेल्थ समिट का, ठीक है, फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट का। अगर ये पूछा जाए कहां पे है ICFA यानी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कहां पे है, तो नई दिल्ली में। कहां है, तो नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है, तो याद रखना MJ खान साहब इसके क्या हैं, चेयरमैन हैं अभी, ठीक। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रखनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला साहब जो है इसके जो है आपके क्या हो जाएंगे, इनॉग्रल जो है गेस्ट हो जाएंगे। ये इन्हीं ने इनॉग्रेशन जो है आपका किया है। इंडिया एड्स न्यू 540 स्पीसीज टू फॉनल डेटाबेस, विच स्टेट कम अप विद मोस्ट ऑफ डिस्कवरीज। तो इंडिया जो है 540 जो है स्पीसीज जो है आपकी ऐड हुई हैं, किसमें, फौना में। तो याद रखना फौना का मतलब होता है फ्लोरा, फौना का मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब होता है आपके पेड़ पौधे यानी प्लांट्स। तो एनिमल्स की कितनी स्पीसीज अभी ऐड की हैं भारत ने, 540 नई स्पीसीज जो है ऐड की हैं डिस्कवरी करने के बाद। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा स्पीसीज किस राज्य से जो है आपकी जो है ऐड हुई हैं। तो याद रखना केरला से। कहां से, तो केरला से आपकी सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है ऐड हुई हैं। इसमें आप एक बात और याद रखना कि जो 1.03 लाख स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जो 1.03 लाख प्रजातियां जो हैं पूरे विश्व में पाई जाती हैं, इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में से 6% या हम कहें 6.1% जो है प्रजातियां भारत के अंदर आपको मिलती हैं। याद रखना भारत के अंदर आपको मिल जाती हैं। आपसे अगर पूछा जाए भारत में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, कितने हॉट स्पॉट्स हैं, अगर मैं यहां पे जो है
छोटा सा मैप बना दूं तो भारत में 4 हॉट स्पॉट्स हैं। कौन से हॉट स्पॉट्स? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। कितने हॉट स्पॉट हैं? तो याद रखना भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट आपको देखने को मिल जाते हैं। कहां कहां मिलते हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो पश्चिमी घाट में मिलता है एक हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं भारत में? 4 मिलते हैं आपको। एक है वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट में। कहां पे? पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। एक आपको कहां मिलता है? हिमालय। कहां देखने को मिलता है? हिमालय में देखने को मिलता है। एक आपको सुंदरवन कहां मिलता है? सुंदरवन वाला जो डेल्टा है, सुंदरवन का रीजन है जो आपका कहां आता है मेनली? सुंदरवन। तो ये वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में आता है। एक यहां मिलता है, एक हिमालय में मिलता है, एक यहां मिलता है, तीसरा यहां मिलता है, चौथा आपको नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में मिलता है। ये वो वाले रीजन है जहां पे बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की आपको प्रजातियां मिल जाती हैं देखने को। तो याद रखना भारत में टोटल जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं, जो कि एक हिमालय, एक पश्चिमी घाट, एक सुंदरवन, एक पूर्वोत्तर में देखने को आपको मिल जाता है। चलिए, इतनी जानकारी के बाद आपको याद रखना है एक न्यू मैमल की जो है स्पीसीज आपकी अंडमान एंड निकोबार से जो है आपकी देखी गई है। अंडमान एंड निकोबार में एक मैमल की नई जनजाति, मैमल जो आपका क्र्यू होता है, क्र्यू का मतलब है आपकी छिपकली की तरह एक जीव होता है, उसकी नई एक आपकी प्रजाति की जो है खोज की गई है। उसका नाम है क्रोसीडूरा नरकोंडो, क्रोसीडूरा नारकॉन डोनिका, क्रोसीडूरा नारकॉन डोनिका। तो ये एक नई प्रजाति आपको देखने को मिलती है। कहां से पाई गई है? तो अंडमान एंड निकोबार से। ये किसकी प्रजाति है? तो क्र्यू की प्रजाति है। क्र्यू एक आपका छिपकली की तरह एक जीव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये जो प्रजातियां हैं ये खोजता कौन है? ये भी याद रखना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन खोजता है भाई? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन प्रजातियों को खोजता है। अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पे आपका स्थित है, तो याद रखना कोलकाता में। कहां पे आपका स्थित है? तो याद रखना कोलकाता का। कब इसकी स्थापना हुई? तो याद रखना 1 जुलाई 1916 को, 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई। और अगर पूछा जाए इसका मैनेजिंग डायरेक्टर यानी इसका हेड, इसका प्रमुख कौन है, तो धृति बनर्जी इज द हेड ऑफ दैट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, धृति बनर्जी। ठीक, इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पे देख लेते हैं। चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है। वेयर हरियाली महोत्सव कहां पे मनाया जा रहा है? यानी हरियाली महोत्सव आपका 75वीं जो है आपकी आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें ही हरियाली दिवस मनाने का जो है क्या लिया गया है? प्रण लिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी आपके पर्यावरण, वन एवं आपके क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि हरियाली महोत्सव मनाया जाएगा। तो कहां मनाया जाएगा? तो तलकटोरा स्टेडियम, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। ये जो आपका HPCA धर्मशाला का स्टेडियम है, ये जो भारत है उसका सबसे ऊंचा स्टेडियम है। भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पे कौन सा स्टेडियम है? तो HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है, जो कि आपको धर्मशाला में देखने को मिलता है। विज्ञान भवन भी आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। अरुण जेटली स्टेडियम भी आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ठीक है।